एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग मेडिको। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। पहले वाले वीडियोस में हमने टाइप 1 रिएक्शन, टाइप 2 रिएक्शन सब इन डिटेल देख लिया है। बहुत प्यारे प्यारे मैंने कलरफुल नोट्स बनाए हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर जाके देख लीजिए। सारे नोट्स पोस्टेड है, बट वीडियो पहले देख लीजिए यार। वीडियो देखेंगे तो आपको टॉपिक समझ में आएगा, तो ही तो नोट समझ में आएंगे। वीडियो भी देख लीजिए। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। ऑल्सो डू चेक आउट माई बुक पैरासाइटोलॉजी नोट्स विच इज अवेलेबल ऑन अमेजॉन। जाइए देखिए आपको बुक कैसी लगती है और अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज जरूर शेयर कीजिए। अगर कुछ पसंद नहीं आना बुक में वो भी बताइए यार, फिर मैं अगली बुक में मेरे चेंजेस करूँ। अगली बुक भी आ ही रही है जल्दी से। लेट्स स्टार्ट विथ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन को हम बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। अरे इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या है वो तो समझ लीजिए पहले। तो क्या होता है हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्स, क्या होता है हमारे एंटीबॉडीज जो है ना वो एंटीजन के साथ रिएक्ट करती है और फॉर्म करती है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करती है। मैंने ना इम्यून कॉम्प्लेक्स को एक नाम दिया था बहुत फनी, अभिमन्यु का चक्रव्यूह। और अर्जुन का चक्रव्यूह किसका चक्रव्यूह था? आई डोंट नो, आई गेस अभिमन्यु का चक्रव्यूह। वो चक्रव्यूह रहता है ना, उसको मैंने इतना नॉलेज नहीं यार, मेरे को हिस्ट्री नहीं आती, सॉरी। दिस इज लाइक चक्रव्यूह, मैंने ऐसे चक्रव्यूह नाम दिया था। अभिमन्यु का हो, अर्जुन का, जिसका भी चक्रव्यूह उसका नाम आई गेस अभिमन्यु का चक्रव्यूह था वो, या आई नो। दिस इज चक्रव्यूह टाइप, मैंने ऐसे नाम दिया था। और चक्रव्यूह है ना, ऐसे नहीं क्या सब एक साथ आ गए एंड दे फॉर्म द चक्रव्यूह। दिस इज चक्रव्यूह, इम्यून कॉम्प्लेक्स इज चक्रव्यूह। इजी यार, याद रहता है, फिर भूलते नहीं हम। नाउ डेफिनेशन क्या है? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ antigen antibody complexes on the tissues which is followed by the activation of complement system and inflammatory reaction resulting in cell injury। तो क्या है, हमारी जो सेना है ना वो चक्रव्यूह फॉर्म कर लेती है। हमारी सेना मतलब एंटीबॉडीज, हमारी सेना जो है ना वो चक्रव्यूह फॉर्म कर लेती है और ना डिपॉजिट हो जाती है किसी टिश्यूज पर, और फिर क्या करती है हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस आते हैं, मतलब हमारे सारे गोला बारूद आ जाते हैं एंड वहां पर हो जाती है टिश्यू इंजरी। नाउ इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस। अब ये जो एंटीजन है ये एक तो एंडोजीनियस हो सकता है या फिर एक्सोजीनियस हो सकता है। एंडोजीनियस मतलब हमारे खुद की एंटीजेंस। एंडोजीनियस ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन। मतलब क्या हो जाता है, बहुत बार है ना बॉडी को क्या लगता है यार ये तो दुश्मन है, हमारे मतलब खुद के सेल्स को ही दुश्मन बना लेते हैं यार ये, और जो हो जाता है फिर ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट द सेल्फ एंटीजन। एंड द एक्सोजीनियस मतलब लो ग्रेड माइक्रोबियल इन्फेक्शन, एक्सट्रिंसिक एनवायरमेंटल मतलब एक्सटर्नल कॉज। ओके, तो नॉर्मली क्या हो जाता है, ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स दैट इज इम्यून कॉम्प्लेक्स आर कंटिन्यूसली फॉर्म। तो ये तो कंटिन्यूसली सर्कुलेशन में फॉर्म करते हैं, विच आर क्लियर्ड इन फ्रॉम सर्कुलेशन। ये जो है ना एंटीबॉडीज, ये जो है ना ये ना कंटिन्यूसली फॉर्म होते रहते हैं। हमारे जो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस है ना इनको कंटिन्यूसली ये करते रहते हैं, एंगल्स करते रहते, क्लियर करते रहते। बट क्या हो जाता है ना कभी कभी ना बहुत छोटे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो जाते हैं। तो फिर ये क्या है, इनको फैगोसाइटोज नहीं कर पाते हैं हमारे सेल्स, और तब हो जाता है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। नाउ पैथोजेनेसिस जो है इसका, तो इसका पैथोजेनेसिस है ना 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फेज 2 इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन एंड फेज 3 इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यूज। अब क्या है फेज 1 में, क्या है इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। आर ओन सेल्स दैट इज एग्जांपल इन एसेली और बैक्टीरियल सेल्स। अब ये दोनों हैं, अपनी ओन सेल्स है या फिर बैक्टीरियल। एसेली एक ऑटो इम्यून डिजीज, एसेली के बारे में हम इसी वीडियो में इन डिटेल देखेंगे आगे। तो क्या होता है, ये जो है एंटीबॉडीज एंटीजन आ जाते हैं सर्कुलेशन में, तो हमारे एंटीबॉडीज है जो है हमारी सेना इनको देख लेती है और ये तो फॉरेन लग रहे हैं मुझे, तो कभी कभी खुद के से एंटीजन को भी नहीं पहचान पाती हमारी एंटीबॉडीज। फॉरेन एंटीजन दिखते हैं तो ये क्या फॉर्म कर ली उनके साथ, एंटीजन एंटीबॉडी
कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है। तो हो गया हमारा फेज 1। नेक्स्ट इज फेज 2, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। अब ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बने, ये एक नहीं बनते, ये बहुत सारे बनते हैं। ये बनने के बाद हमारे क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स में है, ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं, किडनीज में आ जाते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन में आ जाते हैं, ये बहुत सारे चीज़ों में आ जाते हैं। ये इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन हो जाता है। अब आता है फेज 3। फेज 3 में क्या है, इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू इंजरी। तो इसमें क्या हो जाता है, द डिपॉजिटेड इम्यून कॉम्प्लेक्सेस एक्टिवेट इम्यून रिस्पॉन्स। तो अभी ये क्या है, ये हमारे ब्लड वेसल है। फॉर एग्जांपल ले लो, ये ब्लड वेसल है, तो इनमें क्या हो जाता है, ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स और डीग्रैनुलेशन जो टिश्यूज रहते हैं और हमारे जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उनको एक्टिवेट कर देते हैं। अब ये तो सब एक्टिवेट हो गए। अब ये एक्टिवेट होने के बाद तो यहाँ पर जो अगर ये कोई फॉरेन बॉडी रहा, मतलब ये कोई फॉरेन इन्फेक्शन रहा, तो ये लाइफ सेविंग भी होता है। बट जब ये खुद के सेल्स होते हैं ना, तो ये अपने ही टिश्यूज को डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो ऐसे हो जाता है इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यूज रिएक्शन। तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, न्यूट्रोफिल्स ग्रैनुलेशंस, और इन्फेक्शन अगर रहा तो ये लाइफ सेविंग भी है, बट अगर खुद का हो तो खुद के ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर जाता है, और ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं हम उससे। अब टाइप 3 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन का एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, विच इज सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, SLE। एंड बाई चांस मैं जो फिजिशियन के पास जाती हूँ, मुझे वहाँ पर इतने सारे पेशेंट्स दिखने को मिलते हैं SLE के। तो मैं आपको इन्वेस्टिगेशंस भी बताऊंगी कैसे और क्यों करते हैं इन्वेस्टिगेशंस। सो SLE आर इम्यून सिस्टम डेवलप सेंसिटिविटी अगेंस्ट आर एंटीजन दोज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस DNA एंड RNA। तो हमारे जो इम्यून SLE में है ना, तो हमारे डेवलप सेंसिटिव एंटीजन होते हैं कुछ DNA और RNA पर। तो क्या हो जाता है, तो जो एंटीजन होते हैं, ये जो एंटीजन होते हैं ये नॉर्मली रहते हैं हमारे इस पे DNA RNA में, हमारे न्यूक्लियस में सेव रहते हैं, उनको ऐसे प्रिजर्व किया जाता है प्रॉपरली। बट क्या हो जाता है, जब भी हमारा सन एक्सपोजर, सन रेडिएशन होता है, तब जो है ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस की जो सेल की वॉल है वो डैमेज हो जाती है, और हमारे जो एंटीजन्स है वो एस्केप हो जाते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द सर्कुलेशन। अब एंटीबॉडीज इन एंटीजन के साथ रिएक्ट करती है और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस तैयार कर देती है, और ये कॉम्प्लेक्स जात के डिपॉजिट हो जाते हैं। एक तो डिपॉजिट कहाँ पर होंगे, एक तो ये स्किन पे डिपॉजिट होंगे, ये ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होंगे, या फिर ये ग्लोमेरुला ऑफ किडनी में डिपॉजिट होंगे। अब ये डिपॉजिट हो गए हैं। अब ये जो लार्जर कॉम्प्लेक्सेस है, तो ये तो जल्दी से फैगोसाइटोसिस करके ये तो रिमूव हो जाते हैं। बट व्हेन देयर आर स्मॉल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स में एस्केप द रिमूवल, और ये जो स्मॉल रहते हैं ना, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये जो है ना हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस छोटे वाले, वो क्या कर जाता है, हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ग्रैन्यूल्स रिलीज होते हैं, जैसे हिस्टामाइन फ्रॉम द मास्ट सेल्स। नाउ द हिस्टामाइन इंक्रीजेस द वैस्कुलर परमेबिलिटी एंड मोर इन्फ्लेमेटरी सेल्स कैन नाउ क्रॉस द ब्लड वेसल्स इनटू द टिश्यू स्पेसेस। अब क्या हो जाता है, बहुत सारा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, बहुत सारे माइक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, फैगोसाइट्स आ जाते हैं हमारे ब्लड टिश्यूज में। नाउ न्यूट्रोफिल्स रिकॉग्नाइज द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस एंड दे ट्राई टू फैगोसाइटोसिस। अब ये जो है ये क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स है ना, इनको फेगोसाइटोस करने की कोशिश करते हैं, बट ये जो छोटे है ना, ये बहुत फर्मली अटैच हो जाते हैं टिश्यूज, और इसमें क्या हो जाता है, न्यूट्रोफिल्स ना हमारे खुद के टिश्यूज को ही डैमेज कर जाता है। एंड ओवर दिस इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड देयर इज बहुत सारे ग्रैन्यूल्स रिलीज होते हैं जो करते हैं टिश्यू डैमेज, इन्फ्लेमेशन, इंजुरी, ये सब कॉज करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, सन एक्सपोजर की वजह से होता है। तो मेनली हम ये पेशेंट्स को क्या रहते हैं, अर्थराइटिस वगैरह कंप्लेंट्स तो रहती है, बट यहाँ पर है ना उनको धूप में जाने के बाद दे गेट रेडिश रैश। तो रेडिश रैश रहना नॉर्मल है, बहुत सारे लोगों को धूप में हो जाए, तो गोरे लोग रहते हैं ना, उनको नॉर्मली भी होता है, बट
जब SLE का पेशेंट जो रहता है ना उसको बहुत सारे सिम्टम्स भी रहते हैं दूसरे, अर्थराइटिस एंड ऑल. सो इट इज़ लाइक मेरे को तो ये रैश आ जाते हैं, लाइक स्टूडेंट सिंड्रोम, मेडिकल स्टूडेंट सिंड्रोम बोलते हैं इसे, कि हमको लगता है हमको हर डिजीज है, वैसे भी नहीं है. सो दिस ये यहाँ पर है ना रैश आ जाते हैं, चिक्स पर नहीं कि यहाँ पर रैश आ जाते हैं रेड कलर के. सो हम ये पेशेंट्स को लाइक हम बोलते हैं कि सनस्क्रीन लगाए बिना बाहर ना जाए धूप में एंड ऑल. समर्स में बहुत तकलीफ होती है पेशेंट्स को, बहुत ज़्यादा. नाउ इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. तो इसमें क्या आ जाता है, द पेशेंट गेट्स अ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट, मतलब स्ट्रेप थ्रोट. अब क्या करेंगी, इन्फेक्शन आ गया है, हमारे सिस्टम ये इसको एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी और ये इन्फेक्शन को हम सक्सेसफुली रिमूव कर देंगे. बट अब ये क्या हो जाता है, एंटीजन इज प्रेजेंट. अब जो एंटीजन रहता है बैक्टीरिया के सेल वॉल में, जो एंटीजन होता है ना, तो ये क्या करता है, ये बहुत सिमिलर होता है ग्लोमेरुलाई से. जो ग्लोमेरुलाई में जो एंटीजन्स होते हैं ना हमारे, उससे बहुत सिमिलर होता है, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री. इस फेनोमेना को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री. और ये क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम अटैक्स. तो ये क्या करता है, ये बहुत सिमिलर है. तो हमारी बॉडी को क्या लगता है, यार ये भी तो फॉरेन है, तो हमारी सिस्टम क्या करती है, अपनी खुद की किडनी सेल्स को ये अटैक कर देती है और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और ये किडनी में ही डिपॉजिट होता है और यहाँ पर टिश्यू इन्फ्लेमेशन एंड इंजुरी हो जाती है किडनीज की. सो दिस वाज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट के बाद जो होता है ना ग्लोमेरुलर, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. और ये यूजुअली बच्चों में दिखाई देता है बहुत कॉमनली. सो दिस वाज टाइप 3 hypersensitivity reaction. So hope you learned the topic very well. हमारा चक्रव्यूह टॉपिक है ये. चक्रव्यूह याद रखिए, फॉर्मेशन ऑफ चक्रव्यूह. चक्रव्यूह फॉर्म होता है टाइप 3 hypersensitivity reaction, तो आप भूलेंगे नहीं. सो इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएंगी. सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल द लर्निंग मेडिको. थैंक यू, बाय बाय.